Yes, friends, now today we are going to see your next question, that is क्वेश्चन नंबर 21। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे अब आपका, ठीक है। तो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नंबर 21। क्या गिवन है अब हमें, हम पढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन नंबर 21 में। लुकवुड लिमिटेड, मैं मेरी बुक में पढ़ रहा हूं, ठीक है, आप यहां पर देख लो। लुकवुड लिमिटेड wants to replace its old machine with a new automatic machine. Two models A and B are available at the same cost of rupees 5 lakhs each. Salvage value of the old machine is rupees 1 lakh. The utilities of the existing machine can be used if company purchase machine A. Additional cost of utilities to be purchased in case are rupees 1 lakh. If the company purchase B, then all the existing utilities will have to be replaced with the new utilities costing rupees 2 lakhs. The salvage value of the old utilities will be 0.20 lakhs. The earning after taxation are expected to be, अब हमारे पास क्वेश्चन में अर्निंग आफ्टर टैक्सेशन गिवन है, तो इसका मतलब आपको इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करने का जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली सीआई है, आफ्टर टैक्स दे रखा है ना। तो आपके पास ईयर्स में ए और बी का कैश इनफ्लोज बता रखा है दोनों का, और पीवी फैक्टर 15% का 2 पॉइंट्स तक क्वेश्चन में ही गिवन है आपको, ये 2 पॉइंट्स तक पीवी फैक्टर्स गिवन है, ठीक है। उसके बाद सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर, ये गिवन है आपको। सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर फॉर द मशीन ए इज इतना और मशीन बी इज इतना। फिर उसके बाद द टारगेटेड रिटर्न ऑन कैपिटल इज 15%, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट फॉर द टू मशीन सेपरेटली, एक तो एनपीवी निकालना है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है, एंड डिजायरेबिलिटी फैक्टर निकालना है, एंड एडवाइस विच ऑफ द मशीन इज टू बी सेलेक्टेड। ओके, तो एडवाइस विच ऑफ द मशीन टू बी सेलेक्टेड वो तो डिसीजन मेकिंग की बात है, बट हमें निकालना है सबके लिए एनपीवी, डिस्काउंटेड पेबैक और डिजायरेबिलिटी फैक्टर। डिजायरेबिलिटी फैक्टर का मतलब होता है पीआई, ठीक है ना फ्रेंड। तो हम इसमें सबसे पहले किसके लिए करेंगे, मशीन ए के लिए करेंगे। अब मशीन ए के लिए क्या क्या गिवन है हमें, वापस से मैं रीड कर रहा हूं। आई बिलीव सबसे पहले तो 5 लाख की कॉस्ट आ गई मशीन ए की, और जो ओल्ड मशीन हम सेल आउट कर देंगे क्योंकि उसका सेल्वेज वैल्यू है। भाई आज आप नई कोई मशीन परचेज करके लाओगे तो ओल्ड तो सेल आउट करोगे, तो 1 लाख दे रखा है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि मेरी कॉस्ट तो आज के टाइम पर कैश आउटफ्लो तो 4 लाख रुपए ही होगा सिर्फ, पहले तो ये आ जाएगा। और यूटिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन कैन बी यूज्ड इफ द कंपनी परचेज, ठीक है, ए, तो हमें एडिशनल कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी टू बी परचेज इन दैट केस इज 1 लाख, ठीक है। 1 लाख रुपीज हमारे को और लगेंगे कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी, तो 4 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख हो गया मशीन ए के लिए अभी तक आउटफ्लो, और मशीन बी के लिए हम बाद में देखेंगे। तो मशीन ए का तो ये हो गया, और वो जो 5 लाख आया ना, और वो यूज कर सकते हैं हम क्योंकि, ठीक है, तो इसलिए वो 5 लाख ही आ गया, क्योंकि वो सैल्वेज वैल्यू वाली बात मशीन बी में देखनी है अब हमको। इसके बाद हमें बताया द अर्निंग आफ्टर टैक्सेशन एक्सपेक्टेड टू बी, ये आपको बताया रखा है। फिर सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 5 फॉर मशीन ए इज 50,000 एंड फॉर मशीन बी इज 60,000, ठीक है, सैल्वेज वैल्यू भी दे दिया आपको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में द टारगेटेड रिटर्न ऑन कैपिटल इज 15%, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल जो है टारगेटेड वो 15% चाहिए हमें, ओके। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट फॉर द टू मशीन सेपरेटली एनपीवी डिस्काउंटेड पेबैक, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। आई बिलीव हमारे पास सबसे पहले पीवी ऑफ सीओ तो 5 लाख ही आ जाएगा, क्योंकि 4 लाख तो एक वो चीज आ गई जो आपका मॉडल ए का 5 लाख माइनस 1 लाख सैल्वेज वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन करके 4 लाख वो आ गया, और 1 लाख की यूटिलिटी आ गई, तो 5 लाख तो पीवी ऑफ सीओ बन गया। अब जब आप पीवी ऑफ सीआई लेने जाओगे तो आई बिलीव ये हमारे पास कैश आफ्टर टैक्सेशन ही बता रखा है क्वेश्चन में, देखो द अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेशन आर एक्सपेक्टेड टू बी, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेशन है तो वी कैन अज्यूम देम एज योर कैश इनफ्लो ओनली। यहां पर हमें डेप्रिसिएशन ऐड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है ना, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा जब तो हम उसमें से पहले टैक्स माइनस करेंगे और फिर डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे,
बट अगर पहले से आपके पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है तो इसका मतलब दैट इज योर सीआई ओनली डायरेक्टली, आपको डेप्रिसिएशन ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ध्यान रखना है हमेशा। कभी भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बिना तो इसका मतलब वही सीआई है, उसमें आपको डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट करने का जरूरत नहीं है। तो अभी हमारे पास ये रहा इनफ्लो ए का और कैश इनफ्लो ये रहा, पीवी फैक्टर ये रहा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पीवी ऑफ सीआई आ जाएगा। जैसे हमारे पास पीवी ऑफ सीआई आया तो आई बिलीव उसका टोटल करके उसमें से माइनस कर दोगे तो एनपीवी तो आ ही जाएगा। पीआई निकालना है तो पीआई के लिए तो पीवी ऑफ सीआई डिवाइड बाय पीवी ऑफ सीओ कर दोगे आप। और जब डिस्काउंटेड पेबैक निकालना है तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखोगे ना पीवी ऑफ सीआई तो तभी आपको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा क्यूमुलेटिव पीवी ऑफ सीआई का, और उसमें से फिर हम डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड भी निकाल लेंगे। ये बात कर ली हमने मशीन ए की। कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो, सॉल्यूशन में आपके ग्रुप में सेंड करने वाला हूं, मगर ये इजीली आपसे हो जाएगा क्वेश्चन। अब जब मशीन बी की बात करेंगे तो मशीन बी में पहले तो 4 लाख की आउटफ्लो आया क्योंकि 5 लाख की कॉस्ट, 1 लाख का सेल्वेज। एक मेरा मिस्टेक और है, एनपीवी निकालते टाइम ध्यान रखना लास्ट का जो 5th ईयर है ना इसमें सेल्वेज वैल्यू को भी ऐड करना है, मतलब 170 प्लस 50 करके रखना आप। और ऐसे यहां पर 40 प्लस 60 तो होना ही होना है क्योंकि स्क्रैप भी तो मिलेगा ना ईयर में। बस वो वाली बात और ध्यान रखनी थी बस, ठीक है। फिर आप डिस्काउंटेड पे बैक और वो सब पीआई वीआई सब कर लोगे। अब जब मशीन बी की बात कर रहे हैं तो पहले 4 लाख तो आएगी, फिर यूटिलिटी 2 लाख की आ रही है मगर उसमें से 20,000 रुपए हम ओल्ड यूटिलिटी को सोल्ड आउट कर लेंगे तो 180 की यूटिलिटी आ गई। तो 4 लाख प्लस 180 मतलब 580 का आपका कैश आउटफ्लो हो जाएगा प्रोजेक्ट बी का, मशीन बी का। और उसके बाद ये रहा इनफ्लो 40,000 में 60,000 और ऐड करना, फिर पीवी से मल्टीप्लाई करना, पीवी ऑफ सीआई आ जाएगा और उसके साथ क्यूमुलेटिव भी निकाल लेना। और फिर डिस्काउंटेड पेबैक उसमें से चेक करके इंटरपोलेशन वगैरह लगाना है वो लगा देना, पीआई आ जाएगा, एनपीवी आ जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। यस देखो इसने करके बताया। अब आपको सबसे पहले अगर आप चेक करो तो जैसा मैंने बताया पीवी ऑफ सीओ 5 लाख और ये 5,80,000, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब पीवी ऑफ सीआई करा तो देखो यही सीआई ले लिया और लास्ट में इसने स्क्रैप को ऐड कर दिया तो ये 2,20,000 भी बन गया। डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करा, पीवी ऑफ सीआई आ गया और फिर क्यूमुलेटिव पीवी ऑफ सीआई भी निकाल लिया और फिर सॉल्यूशन आ गया आपका। ऐसे ही मशीन बी का भी कर दिया उसने और मशीन बी का भी निकाल के बता दिया। फिर अब क्वेश्चन में हमसे जो जो पूछा था, जैसे एनपीवी पूछा था तो पहले मशीन का जो एनपीवी आया आप चेक कर सकते हो, दैट इज 43,800 और 19,300 आ गया। डिस्काउंटेड पेबैक निकालना है तो 4 इयर्स, 4.6 इयर्स और 4.61 इयर्स। और पीआई निकालना है तो वो 1.08 और 1.03 भी आ गया। अब अगर क्वेश्चन में बोल रहा है इसके बाद कि टारगेटेड रिटर्न ऑन कैपिटल इज 15%, ठीक है ना, तो आई बिलीव अगर इसमें हमें सेलेक्ट भी करना है तो वो टारगेटेड रिटर्न ऑन कैपिटल का कोई यूज ही नहीं है एक्चुअल में, और हमें इसमें सेलेक्ट करना है तो इन दोनों में से सेलेक्ट करना है तो आप कौन सा करोगे, मशीन ए करोगे। नेचुरल सी बात है, तीनों ही चीज उसमें फेवर में आ रही है तो मशीन ए शुड बी सेलेक्टेड। तो ये वाली बात का कोई मीनिंग ही नहीं आया, द टारगेट रिटर्न ऑन कैपिटल, इसका कोई मीनिंग नहीं है सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 21 पूरा होता है, राइट, ओके। चलो आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 21 नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 22. Let us read this question number 22 now, friends. Elite Cooker Company is evaluating 3 investment situations: produce a new line of aluminum skillets, expand the existing cooker line to include several new sizes, and third, to develop a new high quality line of cookers. If only the project in question is undertaken, the expected present value and the amount of investment required are: प्रोजेक्ट 1 लोगे तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 2 लाख रुपए का, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज जो आ रहा है वो 2,90,000 है। फिर अगर आप प्रोजेक्ट 2 लेते हो तो 1,15,000 का, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज मतलब ये पीवी ऑफ सीआई एक्चुअली, और आपके पास पीवी ऑफ सीओ दोनों ही गिवन है, वो 1,15,000 और 1,85,000, और प्रोजेक्ट 3 लोगे तो 270 और 4 लाख, ये क्वेश्चन में गिवन है। If project 1 and 2 are jointly undertaken, ठीक है, there will be no economies, ठीक है, the investment required and the present value will simply be the sum of the parts, ठीक है। With project 1 and 3 economies are possible in investment because one of the machine acquired can be used in both the production process.
द टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट 1 and 3 combined is 4,40,000. If project 2 and 3 are undertaken, there are economies to be achieved in marketing and producing the product, but not in investment. The expected present value of future cash flows of project 2 and 3 are 6,20,000. If all the three projects are undertaken simultaneously, the economies noted will still hold. However, a rupees 1,25,000 extension on the plant will be necessary, as space is not available for all the three projects. Which project or projects should be chosen? अरे यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है. आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला है? देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले तो ये तीन प्रोजेक्ट्स बता दिए 1 2 3. ये तीनों प्रोजेक्ट का आपको बताया भाई इतना 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 इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है और इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, उसका मतलब क्या है, ये पीवी ऑफ सीआई है. तो अपने अपने पीवी ऑफ सीआई से आप जब ये अपने अपने पीवी ऑफ सीआई से माइनस कर दोगे पीवी ऑफ सी हो, तो आपका यहां पर एनपीवी तो आ गया, तीनों प्रोजेक्ट का तो एनपीवी आ गया. अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम प्रोजेक्ट 1 और 2 को ज्वाइंटली लेते हैं ना, तो हमारे को कोई इकोनॉमीज ऑफ नहीं मिलेगा. तो इसका मतलब डायरेक्टली बस आप क्या करोगे, 1 और 2 को ऐड करोगे तो वहां 3,15,000 लगेंगे और आपको मिलेगा 290 प्लस 185, ये आपको मिल जाएंगे. तो आप इन दोनों का पहले वो निकाल लोगे एनपीवी, पहले तीनों का एनपीवी निकालो सबसे पहले. अब जब तीनों का एनपीवी आया तो पहले का एनपीवी 90,000 आ गया, दूसरे का एनपीवी 70,000 आ गया, 185 माइनस 15 करा, ठीक है, और तीसरे का एनपीवी 130 आ गया. यहां तक समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग इन योर एनपीवी ऑफ 1 2 3. अब अगर 1 और 2 का कॉम्बिनेशन लिया, फोर्थ पॉइंट है आपका, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन लिया ना, तो कोई आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलेगा. तो आपके 3,15,000 रुपए लगेंगे और आपको 290 और 185 मिल जाएंगे. तो मैं आपको बोल सकता हूं कि आपको 90,000 प्लस 70,000 इतने का आपके पास एनपीवी भी आ जाएगा. उसके बाद द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन द प्रेजेंट वैल्यू विल बी सिंपली बाय द सम ऑफ द पार्ट्स. ठीक है. अब अगर आपने प्रोजेक्ट 1 और 3 लिया, तो 1 और 3 लिया मतलब आपका 2 लाख प्लस 270 का इन्वेस्टमेंट 470 का होता. बट यहां पर ये बोल रहा है कि एक ही मशीन यूज होगी तो वो 470 की जगह आपका कितना लगेगा, सिर्फ 440 ही लग जाएगा. तो आपको 30,000 एक्स्ट्रा बच गए. 470 लगने की बजाय आपका कितना लग रहा है, 440 का इन्वेस्टमेंट है, बट आपको मिलेगा 290 और 4 लाख, मतलब 690 ही मिलेगा. तो 440 लगाओगे और मिलेगा 690. ये 1 और 3 के कॉम्बिनेशन में आएगा. अब अगर प्रोजेक्ट 2 और 3 लोगे तो आपका लगेगा 270, 285, 385, इन दोनों का इन्वेस्टमेंट तो पूरा ऐड हो गया. मगर यहां मिलने थे आपको 585, बट 585 की जगह आपको मिलेंगे 620. अगर आप 2 और 3 करोगे ना, तो क्योंकि मार्केटिंग का वैसे अच्छा प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट पूरा ही लगेगा, मगर आपका प्रेजेंट फ्यूचर कैश फ्लो बढ़ जाएगा, तो वो आपको 620 का हो जाएगा. अब अगर हमने तीनों ही प्रोजेक्ट साथ में ले लिए तो इकोनॉमीज नोटेड विल स्टिल होल्ड. इसका मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट लगेगा 1 और 3 का मिला के 440 प्लस जो 2 का है वो 115 ही लगेगा. ये तो तीनों के लिए इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि 1 और 3 का तो यही आएगा ना 440 इन्वेस्टमेंट में भी, क्योंकि इकोनॉमीज तो वहां पर भी मिल रही है, 1 और 3 वहां पर भी है, तो कंबाइन कर दिया तो 440 ही आया, प्लस सेकंड भी आ जाएगा तो 115 और हो गया, और साथ में 125 इन्वेस्टमेंट और लगेगा. और जब आप ये कंबाइन कर लोगे तो 620 तो 2 और 3 से आ गया, और 1 का 290 आना ही आना है. तो ये आपने कॉम्बिनेशंस देख लिए. अब ये पूछना कौन सा सेलेक्ट करोगे, तो आई बिलीव हमारे पास यहां पर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट से तो कोई बात है नहीं, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कैलकुलेट द पीआई आल्सो, और पीआई जिसमें ज्यादा आ रहा होगा वो वाले मेथड से हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे यहां पर. ओके, तो लेट अस चेक द आंसर. भाई एनपीवी तो देख ही लिया आपने. देखो इसने बता दिया 1 2 3 का प्रोजेक्ट, 1 2 3 का, 1 और 2 का, 1 और 3 का, 2 और 3 का, और 1 2 3 का, ये सब इन्वेस्टमेंट आ गए. अब समझ में आ रहा है ना आपको, ये सब इन्वेस्टमेंट आ गए. ठीक है ना. और पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज आ गया, आपने एनपीवी निकाल लिया. अब जिसका भी एनपीवी ज्यादा आ रहा है, ऑफ कोर्स बात है हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स की कोई बात ही नहीं है, तो आप एनपीवी से भी चेक कर सकते हो और पीआई से भी चेक कर सकते हो फ्रेंड्स, बट बेटर होगा एनपीवी से चेक करना. तो अगर जिसका एनपीवी सबसे ज्यादा आ रहा है, इसका सबसे ज्यादा आ रहा है एनपीवी कॉम्बिनेशन में भी 1 और 3 का, तो हम ये वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे. 1 और 3 क्या था, एक तो आपका प्रोड्यूस न्यू लाइन ऑफ एल्यूमिनियम स्किलेट्स, और साथ में डेवलप अ न्यू हायर क्वालिटी लाइन ऑफ कुकर. तो दैट हैज बीन गिवन. 1 और 3 का 440 ही है, ये आपको समझ में आ गया, प्लस सेकंड का भी कर दिया 115, वो इसके लिए बता रहा है. ठीक है ना.
और ये यहाँ पर 690 कैसे आया, वो फर्स्ट और थर्ड का ही ऐड कर दिया, और यहाँ पर 6 आपका 20 जो गिवन था क्वेश्चन में वही लिख लिया आपने। तो दैट इज हाउ कॉम्बिनेशन से करा, तो दैट इज हाउ यू हैव सॉल्व्ड योर क्वेश्चन नंबर 22 आल्सो। आई बिलीव आपको आ गया होगा ये समझ में, राइट। चलो अब हम इसके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 22 के बाद नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 18। अब हम आपके क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो लेट अस रीड नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 18, क्या गिवन है हमें। यस, सो नाउ लेट अस रीड योर दिस क्वेश्चन नंबर 18। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 18 चेक करते हैं फ्रेंड्स। ए लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ मशीन which will perform some operations which are at present performed by the workers. Machine X and Y are alternative models. The following details are available. Machine X और machine Y. Rupees given है आपको, cost of the machine दोनों का given है, estimated life of the machine दोनों की given है आपको, estimated cost of maintenance per annum given है, इतना maintenance per annum होने वाला है आपका। उसके बाद estimated cost of indirect material per annum, ठीक है। फिर एस्टिमेटेड सेविंग्स इन स्क्रैप पर एनम, हर बार आप इन मशीन्स को लगाओगे ना तो आपका स्क्रैप बच रहा है, ठीक है, 10 और 15 का। तो अगर स्क्रैप बच रहा है, सेविंग्स इन स्क्रैप हो रहा है, तो इसका मतलब ये सेविंग्स हो रहा है ना, सेविंग्स हो रहा है, इसका मतलब हमारी जो कॉस्ट लग रही थी वो अब नहीं होगी, तो इसका मतलब जो कैश आउटफ्लो हो रहा था वो नहीं होएगा। तो जो कैश आउटफ्लो अब नहीं होएगा तो इट इज एज गुड एज कैश इनफ्लो ओनली, तो इसका मतलब ये आपका सीआई बनना चाहिए। फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, ठीक है, और फिर एस्टिमेटेड सेविंग्स इन वेजेस। ओके, तो आपकी दो चीजों में सेविंग्स हो रही है, एक तो वेजेस में और एक स्क्रैप में। तो ये जो दोनों आपकी सेविंग्स हुई दैट शुड बी योर सीआई, तो आपका कैश इनफ्लो बनेगा। ओके, उसके बाद डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। जो डेप्रिसिएशन है इट शुड बी चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। चलो ये अच्छा है। द टैक्स रेट इज 30%। ओके, इवेल्युएट द ऑल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ओके, आपको एआरआर निकालने को बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, तो हम एआरआर निकालेंगे। और दूसरा प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड यानी पीआई, अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल बीइंग 10%। हमें और पीआई भी निकालना है, तो पीआई का फॉर्मूला पीवी ऑफ सीआई अपॉन पीवी ऑफ सीओ होता है। उसके बाद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट 10% पर एनम फॉर 5 years इज 3.79 एंड फॉर 6 years इज 4.354, ठीक है, तो दैट इज 4.354। ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, राइट। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। चलो, तो अब आप इसको कैसे करोगे, इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पीवी ऑफ सीओ लोगे। पीवी ऑफ सीओ लेने के लिए कॉस्ट ऑफ द मशीन तो 150, दो ही कॉलम साथ में बना लेना, मशीन एक्स और मशीन वाई का, दोनों दो कॉलम में बच जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ द मशीन 1,50,000 है, तो पीवी ऑफ सीओ तो 1,50,000 और इसमें 240 ही हो गए। फिर हम बनाएंगे पीवी ऑफ सीआई। पीवी ऑफ सीआई बनाने के लिए यहां पर जो सेविंग्स एंड वेजेस हो रहा है ना आपका, एक तो 90 और 120, ये आपका सबसे पहले ऐड करोगे आप इनको पीवी ऑफ सीआई के लिए, इन दोनों को आप ऐड करोगे और इन दोनों में आप सेविंग्स एंड स्क्रैप को ऐड करोगे, मतलब ये 1,00,000 हो गया और ये आपका 1,35,000 हो गया। फिर इसमें से हम ये एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर एनम है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल है और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सुपरविजन है, इन तीनों को लेस भी कर देंगे हम। तो आई बिलीव आप 90 और 10 1,00,000 हो गया, और 1,00,000 में से 13 और 12 25,000 ये माइनस कर दोगे तो आपके पास 75,000 बच जाएगा। उसको हम बोल देंगे NPBDT, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। फिर उसमें से हम पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे इस बार। तो डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, तो कॉस्ट ऑफ द मशीन 1,50,000 है, स्क्रैप वैल्यू जो मशीन का है वो तो 0 है, और ये आपकी लाइफ है 5 years की, तो 30,000 का आ गया। तो 75 माइनस 30 यू विल डू, तो आपके पास 75 माइनस 30 करोगे तो 45 बचेगा। उस 45 में से आप 30% का टैक्स माइनस कर दोगे, और फिर जो भी आपके पास आएगा 13,500 माइनस करने के बाद 45 में से जो भी आपके पास बचा उसमें आप वापस से एड बैक करोगे आपका डेप्रिसिएशन, तो आपका सीआई बन जाएगा। और फिर ये क्योंकि पर एनम हर बार सेम ही आने वाला है, तो इसको मैं पीवीएफ जो 5 years का गिवन है ना मेरे पास, ये 3.79 इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास पीवी ऑफ सीआई आ गया। एक बार पीवी ऑफ सीआई आया, उसको डिवाइड बाय पीवी ऑफ सीओ किया तो पीआई आ जाएगा। और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए तो पहले मैं एवरेज एनपीएटी निकालूंगा, तो वहां तो मेरे को बुक प्रॉफिट चाहिए, तो मैंने जो 45,000 में से माइनस करके 30% करा था एनपीएटी,
वही मेरा एवरेज है क्योंकि वो पर एनम हो गया, तो वही मेरा एवरेज है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट आई विल डू। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 0। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 150 प्लस स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइड बाय 2, सॉरी डिवाइड बाय 2 ही था ना, हाँ डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 75,000 ही आ जाएगा। तो एनपीएटी जो भी आया आपका डिवाइड बाय 75,000 इंटू 100 कर दोगे आप, तो आपके पास एआरआर आ जाएगा। और पीआई निकालने के लिए तो पीवी ऑफ सीआई जो आपने अभी निकाला डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ सीओ कर देना, तो आपके पास दोनों का पीआई आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में इसमें ये तो नहीं बोला इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव्स, सिर्फ इवैल्यूएट करने को बोला है। विच मशीन यू विल परचेज ऐसा नहीं पूछा है, बट अगर ऐसा पूछा होता तो जिसका पीआई ज्यादा आ जाएगा और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा आ जाएगा वो वाला आप सेलेक्ट करोगे प्रोजेक्ट। ठीक है, हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। यस, यू कैन चेक द आंसर नाउ। आई बिलीव कॉस्ट ऑफ द मशीन दोनों की गिवन है हमें, देखो ये रही कॉस्ट ऑफ द मशीन दोनों की, वो पीवी ऑफ सीओ बन गया। फिर पीवी ऑफ सीआई निकालने के लिए पहले एक्सपेक्टेड सेविंग्स इन स्क्रैप और वेजेस को ऐड करा 1 लाख और दिस, फिर ये मशीन ये सबको लेस करा 75,000 आया। फिर इसकी जो डेप्रिसिएशन है 30,000 का वो चार्ज करा तो 45 आया, टैक्स माइनस करा तो एनपीएटी आ गया। इस एनपीएटी में वापस टैक्स ऐड कर दिया तो एनुअल सीआई आ गया। पीवीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया 5 इयर्स का तो पीवी ऑफ सीआई आया, और उसमें से पीवी ऑफ सीआई में को डिवाइड बाय पीवी ऑफ सीओ कर देते हैं, है ना। अब इन्होंने क्या करा उसके आगे क्वेश्चन नंबर 18 में ही, तो आई बिलीव एवरेज एनपीएटी डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट करा, तो एवरेज एनपीएटी ले लिया आपने, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला वो मैंने आपको बता दिया था इंटू 100, और फिर पीआई भी निकाल दिया। अब इसमें डिसीजन पूछा होता तो जिसका ज्यादा आ रहा है, आई बिलीव ये दोनों में ही यही ज्यादा आ रहा है, तो देयरफॉर मशीन ए विल बी सिलेक्टेड, मशीन एक्स विल बी सिलेक्टेड। ये क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया आपका। आई बिलीव सर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इजी चल रहा है जो आप आराम से कर पा रहे हो, ठीक है। अब हम इसके बाद आएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 13 पर, तो लेट अस रीड योर नाउ क्वेश्चन नंबर 13। मैं आज ऑफिस में बैठा हुआ हूं इसलिए आपको थोड़ी सी ऐसे बाहर से आवाज आ रही होगी, हाँ बिकॉज इसके बाहर देखेंगे ना हम ये पूरा ये बाहर, तो ऐसा आपको आवाज आ जाएगी गाड़ियों की थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही होगी, राइट। हाँ चलो, तो नाउ लेट अस सी योर क्वेश्चन नंबर 13 ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। चलो तो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नंबर 13। यस, क्या गिवन है अब आपको इस क्वेश्चन नंबर 13 में, हम पढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 13, 14 थोड़े अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट अस रीड दिस क्वेश्चन सर। अ लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इज कंसिडरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन टू प्रोसेस द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू बी कन्वर्टेड इनटू मार्केटेबल प्रोडक्ट। एट प्रेजेंट ये आपके आईसीआई के मॉड्यूल में भी है क्वेश्चन है, यही वाला सेम, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। At present, the waste is removed by a contractor for disposal on payment by the company of rupees 50 lakhs per annum for the next 4 years। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हम एक कंसिडरिंग करें एक मशीन को इंस्टॉल करने का जिससे हम वेस्ट को प्रोसेस करेंगे, और अभी हम क्या करते हैं उस वेस्ट को रिमूव करने का ना हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को 50 लाख रुपए दे रहे हैं हर साल के 4 सालों तक, ये क्वेश्चन में बता रखा है। The contract can be terminated upon installation of the aforesaid machine on the payment of compensation of 30 लाख before the processing operation starts। मतलब ये बोल रहा है कि वो जो आपने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है उसको आप टर्मिनेट कर सकते हो और 30 लाख का आपको उसमें देना पड़ेगा बस, ठीक है। मगर जो 50 लाख हर साल आप देने वाले थे 4 साल तक वो आप बचा लोगे, ये क्वेश्चन बोल रहा है। This compensation is not allowed as deduction for tax purpose। Okay, the machine required for carrying out the processing will cost 200 lakhs to be financed by the loan repayable in 4 equal installment commencing from the end of year 1। तो इसका मतलब ठीक है 200 लाख का आपका प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगा जो आप लोन की तरह ले रहे हो। तो फ्रेंड्स ये 200 लाख हमारा कैश आउटफ्लो नहीं बना, क्योंकि ये तो मेरे पास लोन आया है तो लोन से मैं मशीन ला रहा हूं, तो इसका मतलब देयर इज नो कैश आउटफ्लो राइट नाउ। बट जब मैं लोन पे कर रहा हूं ना 1 साल के बाद 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 50 50 50 50, ये 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद ये मेरा कैश आउटफ्लो होगा दोस्त।
इस बार 200 लाख आउटफ्लो नहीं होगा, ध्यान रखना है वाली बात का। हाँ, आगे पढ़ रहे हैं। द इंटरेस्ट रेट है 16% पर एनम, तो और जो इसका इंटरेस्ट है वो भी हमारी कॉस्ट बनना चाहिए। एट द एंड ऑफ 4th ईयर द मशीन कैन बी सोल्ड फॉर 20 लाख, स्क्रैप वैल्यू बता दिया, एंड द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल विल बी 15 लाख। तो मतलब स्क्रैप तो आपको 5 लाख ही मिलेगा, क्योंकि 20 लाख मिल भी रहते मगर 15 लाख लग भी रहते, तो 5 लाख नेट आपको मिल रहा है स्क्रैप का। आगे सेल्स एंड डायरेक्ट कॉस्ट, आपको सेल्स और डायरेक्ट कॉस्ट भी गिवन है। सेल्स एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इमर्जिंग फ्रॉम द वेस्ट प्रोसेसिंग फॉर 4 years आर एस्टिमेटेड एज अंडर, ये आपको सारे वेस्ट प्रोडक्ट का वो सब बता दिया है, एस्टिमेटेड एज अंडर। ईयर्स बता दिया, सेल्स 3-4 साल का, मटेरियल कंजम्पशन कितना होगा, वेजेस कितना पे करोगे, अदर एक्सपेंसेस कितना दोगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना दोगे, और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स, ये भी आपको बता दिया है क्वेश्चन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लेगा समझने में ना। उसके बाद इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन is ₹20 lakhs at the start of year 1. The stock level of material to be maintained at the end of the year 1, 2 and 3 will be 55 lakhs and the stock at the end of 4th year will be nil. The storage of material will utilize space which would otherwise have been rented out for ₹10 lakhs per annum. Labor cost include wages of 40 workers whose transfer to this process will reduce their idle time payment of 15 lakhs in the year 1 and 10 lakhs in the year 2. Factory overheads include apportionment of general factory overheads except to the extent of insurance charges of ₹30 lakhs per annum payable on this venture. The company's tax rate is 50%. Present value factor for the 4 years are as under. Advise the management on the desirability of installing the machine for processing the waste. All calculations should form part of the answer. ये तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 13 को ना बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना। पहली बात, जब हम कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के क्वेश्चंस करते हैं, तो यहां पर जो मैं आपको समझाता हूं वो बात यह है कि एनपीवी मेथड में कभी भी हम प्रॉफिटेबिलिटी पर नहीं जाते हैं, हम हमेशा कैश इनफ्लो, भाई हमारे पास कितना पैसा आ रहा है और हमारे पास से कितना पैसा जा रहा है, इसी बात पर इंपॉर्टेंस देते हैं। और कभी कभी अगर क्वेश्चन हमें बताता है कि हमने अगर ये मशीन लगाया तो हमारा वेजेस बच जाएगा, तो वो हमारे लिए इनफ्लो हो गया, क्योंकि आउटफ्लो नहीं हुआ ना, तो वो हमारे लिए इनफ्लो हो जाता है। ऐसे ही यहां पर भी हमें हर बार उन चीजों को नोट करना है कि क्या इनफ्लो में आ रहा है और क्या आउटफ्लो में जा रहा है। अब फ्रेंड्स हम धीरे धीरे क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं और समझते जाते हैं हमें क्या क्या करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले एक लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ये वाला पैराग्राफ हमने पढ़ लिया और हमें बता दिया कि अभी हम उसको 50 लाख रुपए दे रहे थे, नेक्स्ट 4 साल तक जो देते हैं वो बच गए हमारे, क्योंकि हम मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद बताया द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अपॉन इंस्टॉलेशन ऑफ द एफोर्सेड मशीन ऑन द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ 30 लाख बिफोर द प्रोसेसिंग ऑपरेशन आर। 30 लाख मुझे इमीडिएटली देना पड़ रहा है मशीन इंस्टॉल करने का, तो इसका मतलब 30 लाख मेरा इमीडिएट वाला आउटफ्लो होना चाहिए, तो 30 × 1, पहले ये एक तो आउटफ्लो ये समझ में आ गया आपको 30 लाख का, ठीक है। उसके बाद दूसरा बोल रहे हैं द कंपनसेशन नॉट अलाउड फॉर टैक्स पर्पस, इसलिए मैं आउटफ्लो डायरेक्टली ले रहा हूं। मशीन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द कमेंसमेंट फ्रॉम द ईयर एंड 1, द इंटरेस्ट रेट इज इतना, और ठीक है एट द एंड ऑफ 30 लाख, एक मिनट, द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड अपॉन द इंस्टॉलेशन एफोर्सेड मशीन ऑन द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ 30 lakhs बिफोर द प्रोसेसिंग ऑपरेशन स्टार्ट्स। मैं यहां तक पढ़ लेता हूं, हाँ ठीक है। फिर द कंपनसेशन इज नॉट अलाउड, बता दिया आपको ये है ना। द मशीन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द, ये आपका यहां पर कुछ मिसिंग आ रहा है। द मशीन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेसिंग, कैरिंग आउट, हाँ यहां पर आपकी एक लाइन पूरी मिसिंग है फ्रेंड्स। द मशीन रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट के बाद से आपकी लाइन मिसिंग है, वो मैं लाइन पढ़ रहा हूं, वो लाइन आप पूरी की पूरी नोट डाउन करो। द कंपनसेशन
sorry, the machine required for carrying out the processing will cost 200 lakhs to be financed by the loan repayable in 4 equal installment. ये आपको लिखना है. Carrying out the processing will cost, carrying out the processing will cost rupees 200 lakhs. The machine required for carrying out the processing will cost rupees 200 lakhs to be financed by the loan repayable in 4 equal installments. यहां तक आपको लिखना है, ये लाइन मिसिंग है आपके, है ना. Installments commencing from the end of the year 1. The interest rate is 16% per annum. At the end of year 4, the machine can be sold for 20 lakhs and the cost of dismantling removal 15 लाख. ठीक है. अब दोस्त यहां तक की बात समझना, मैं जो बोलना चाह रहा हूं यहां तक इस पैराग्राफ से समझ में आ रहा है. कैश आउटफ्लो की बात कर रहा हूं मैं, अभी तक इनफ्लो पे गया ही नहीं हूं. तो कैश आउटफ्लो लेना है तो वहां पर 30 लाख का तो आ रहा है, जो मेरे को टर्मिनेशन का पेमेंट देना है इनटू 1 कर करके, वो तो आ ही जाएगा. ठीक है ना. इसके बाद जब मैं उसके आगे बढ़ता हूं तो मैं 200 लाख की जो मशीन खरीद के ला रहा हूं उसका मेरा अभी आउटफ्लो नहीं आएगा. उसका मेरा आउटफ्लो जो मैं लोन का इंस्टॉलमेंट दूंगा वो आएगा. क्योंकि अब आप इसमें एक बात समझना, अगर मैंने आपको बोला कि आपने लोन लिया और फिर मशीन खरीदी, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 200 लाख की जब मशीन खरीदी 200 लाख का लोन आया, तो यानी कैश इनफ्लो भी आया, कैश आउटफ्लो भी गया. तो इसका मतलब यहां तो मेरा कुछ कैश आउटफ्लो एक्स्ट्रा हुआ ही नहीं. बट जब मैं लोन रिपेमेंट कर रहा हूं ईयर एंड 1, प्रिंसिपल को मैं अलग कर रहा हूं और इंटरेस्ट को मैं अलग से पीएनएल में ले जाऊंगा. तो प्रिंसिपल मेरे को 50-50-50-50 ईयर 1 के एंड में, ईयर 2 के एंड में, ईयर 3 के एंड में, ईयर 4 के एंड में देना ही देना है. तो उनको मैं ईयर 1 2 3 4 के ईयर के एंड के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, जब भी तो मेरा पीवी पता पड़ेगा आज का. तो लोन जब भी लेते हैं तो ये वाली बात ध्यान रखनी है. तो इसका मतलब अभी इस क्वेश्चन में आप समझ गए कि हमें क्या करना है ना. यहां तक समझ गए. तो अभी मैंने पहले 30 लाख इंटू 1 तो करना ही था, मगर जो लोन है उसका 50-50-50-50 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 से मल्टीप्लाई करके आएगा. ये लोन की बात हो गई. अब इसके आगे बढ़ते हैं. अब इसके आगे हमें वो स्क्रैप वैल्यू बताया, तो वो स्क्रैप वैल्यू को हम बाद में इनफ्लो में लेने वाले हैं. और ये जो इसका इंटरेस्ट है वो हम यहां सेल्स में से ये सब माइनस करेंगे जब हम ले लेंगे. अब दोस्त हम इसके आगे बढ़ते हैं ना जब, तो अब हम ये चेक करते हैं. एक तो इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल भी बताया है, इसका मतलब ये वर्किंग कैपिटल हो गया एक तरीके से. अब वर्किंग कैपिटल में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका पहले स्टार्टिंग में आपको 20 लाख रुपए लगाने हैं, यानी इसको 20 लाख को भी इंटू 1 कर दूंगा मैं. और उसके बाद नेक्स्ट ईयर से, ईयर 1 के एंड से जो स्टॉक लेवल है 1 2 3 के एंड में वो 55 लाख ही मेंटेन करना है. इसका मतलब ईयर एंड के 1 में वापस से बढ़ाना भी है मुझे 35 लाख से, क्योंकि स्टॉक तो 20 लाख का ही था. अब ईयर एंड के 1 में 55 लाख करना है, तो यानी 35 लाख का और स्टॉक डालना है. तो ईयर एंड के 1 में 35 लाख इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर एंड 1 भी आएगा. ईयर एंड 1 भी आएगा. ठीक है ना. तो यानी जब इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल होगा ना, तो उसमें 2 चीजें आएंगी. पहला 20 लाख इंटू 1 और दूसरा 35 लाख इंटू 1 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर एंड 1, मतलब वही जो आप ईयर एंड 1 का निकालते हो वही वाला. ठीक है. अब कोई देखो इस वाली बात को समझना. अब उसके बाद जो ईयर 2 है उसमें 55 ही मेंटेन करना है, तो मेरे को और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. ईयर 3 में 55 ही मेंटेन करना है, तो मेरे को और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. मगर ईयर 4 में जाकर के वो नील हो रहा है. इसका मतलब ये वर्किंग कैपिटल है. जब मैं पीवी ऑफ सीआई बनाऊंगा तब मेरे को इनफ्लो में भी लेना है, वो लास्ट साल के बाद में, तो पूरा 55 आ जाएगा बाद में. मगर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल पहले 20 लिया, उसके बाद क्योंकि 55 कर दिया तो मैंने बढ़ा दिया उसको, और मैंने बढ़ाया कितना, मैंने बढ़ाया उसको 35 से और, तो ये इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल भी आ गया. तो ऐसे करके मैंने अभी तक आपका पीवी ऑफ सीओ समझाया है. आपको समझ में आ गया. पहले 30 लाख वो प्रोसेसिंग जो हम कॉन्ट्रैक्टर को देने वाले हैं. दूसरा फिर जब हम मशीन का लोन रिपेमेंट कर रहे हैं तो 50-50-50-50 करके 4 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर. और तीसरा ये इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल जिसको 2 पार्ट्स में लेना है, 20 इंटू 1 करके और 35 इंटू फर्स्ट ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से. ये यहां तक अभी हमारा कैश आउटफ्लो आया दोस्त. ये पूरा आपका कैश आउटफ्लो गया. पूरे क्वेश्चन में अगर आप आगे पढ़ोगे तो यही गिवन है. अब हम चलेंगे इसके बाद कैश इनफ्लो की तरफ. ठीक है. अब जब हम पहले कैश आउटफ्लो दिखाता हूं, चलो आपको, है ना, एक बार कैश आउटफ्लो दिखाता हूं आपको. ये क्वेश्चन नंबर 13 है जो अभी हम पढ़ रहे हैं. तो पहले इसने पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो लिखा है, तो रिपेमेंट ऑफ लोन लिया. देखो ईयर 1 2 3 4
डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करा, पीवी निकाला और ये आ गया। फिर इसने कंपनसेशन जो हम दे रहे हैं वो 30/1 ही कर दिया, ये आ गया। और फिर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल में 20 और 35 करा, डिस्काउंटिंग फैक्टर जो लिया वो करा और पीवी ऑफ सीओ करके ये आ गया। तो टोटल 223.25 आपका पीवी ऑफ सीओ आ गया इन लैक्स। क्लियर? हाँ, अब मैं आगे चल रहा हूं पीवी ऑफ सीआई के लिए, वो अब हम समझते हैं। ठीक है, तो अब हम पीवी ऑफ सीआई पर ही आ जाते हैं। पहले समझने वाला सेल्स है, इसमें से मटेरियल कंजम्पशन, लेबर वेजेस, अदर एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड माइनस करना चाहिए था, सॉरी, और डेप्रिसिएशन भी। नॉर्मली तो हम ऐसे ही कर देते माइनस, बट हमारे पास इसी में भी कोई और नीचे इंफॉर्मेशन भी गिवन है, देखो वो हम पढ़ते हैं और उस हिसाब से माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो अब हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या है साथ में रीड करते हैं। सबसे पहले ये वाली इंफॉर्मेशन यहां खत्म होने के बाद, स्टोरेज ऑफ मटेरियल विल यूटिलाइज स्पेस विच वुड अदरवाइज रेंटेड आउट फॉर 10 लाख पर एनम। ठीक है, तो ये हमको इनफ्लो होता, बट ये इनफ्लो नहीं हो रहा है, तो यानी 10 लाख मेरे एक्स्ट्रा लगने वाले, क्योंकि मैं वो रेंट आउट करता 10 लाख मिलते हैं बट वो नहीं मिल रहा, तो इनफ्लो नहीं मिला, इसका मतलब इट इज एज गुड एज योर आउटफ्लो। तो ये आप 10 लाख अलग से लोगे माइनस करते टाइम। और लेबर कॉस्ट इंक्लूड वेजेस ऑफ 40 वर्कर हुज ट्रांसफर टू दिस प्रोसेस विल रिड्यूस देयर आइडल टाइम पेमेंट ऑफ 15 लाख इन ईयर 1 एंड 10 लाख इन ईयर 2। अच्छा, इसका मतलब अब क्या बोल रही है, अब आप बात समझना। ये बोल रहा है कि कुछ वर्कर्स को हम कहीं और आइडल पेमेंट दे रहे थे 15 लाख और 10 लाख का, कहीं और वो वर्क कर रहे थे ना, तो आइडल टाइम का पेमेंट दे रहे थे। मतलब वो वर्कर बैठे हुए थे, लॉकडाउन चल रहा है, बैठे हुए हैं, और उनको हम पेमेंट दे रहे थे 15 लाख और 10 लाख। बट अगर हम उनको यहां ले आए तो इसका मतलब उनसे काम तो करवा ही रहे हैं। अब काम करवा रहे हैं, मगर ये जो वेजेस गिवन है इसके अंदर वो 15 लाख और 10 लाख इंक्लूडेड है, बट वो हमें एक्स्ट्रा तो नहीं देने पड़े ना, क्योंकि अगर वो उनको हम ये काम नहीं भी करवाएंगे तो भी 15 लाख और 10 लाख तो ऐसे आइडल टाइम के वैसे भी देने थे। तो इसका मतलब इस प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन में वो कैश आउटफ्लो नहीं हुआ ना। दिस इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली, ये आपको समझना है जो मैं समझा रहा हूं, कि जो मैं बोल रहा हूं वापस से सुनो। मैंने बोला कि आइडल टाइम पेमेंट में उनको 15 लाख और 10 लाख वैसे भी दे रहा था, तो इसका मतलब इस लेबर में जो मैं एक्स्ट्रा, मैं यहां पर सिर्फ कैश आउटफ्लो देखूंगा, पूरी कॉस्ट नहीं देखूंगा, कैश आउटफ्लो देखूंगा। तो इसका मतलब ये 40 में से 15 तो वैसे भी मैं उनको देता, तो इसका मतलब मेरा कैश आउटफ्लो लेबर का ईयर 1 में 25 ही होगा। तो ये जो यहां पर लेबर वेजेस में, सॉरी 25 क्या, वेजेस 75 देर का है ना, इसमें से मैं माइनस करूंगा 15 लाख, मतलब 60 ही होगा। और ईयर 2 में जो वेजेस है 75 का, उसमें से 65 ही होगा, क्योंकि बाकी का पेमेंट वो आइडल टाइम का था। तो आइडल टाइम का तो मुझे ऐसे भी देना पड़ता उनको। तो इसका मतलब लेबर आई हैव टू टेक 60 एंड 65 फॉर ईयर 1 एंड 2। 3 और 4 की बराबर रहेगी जैसी है, बट 1 और 2 की चेंज होगी। ठीक है, इसके बाद इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड अपॉर्चमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस चार्ज ऑफ 30 लाख पर एनम पेबल ऑन दिस वेंचर। इसका मतलब वापस फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर रहा है, तो वो तो कहीं से लाकर के हमने अपॉर्चमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं लग रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन में वो फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं आएंगे एक्सेप्ट वो इंश्योरेंस का 30 लाख। मतलब ये फैक्ट्री ओवरहेड्स को पूरा 55, 60, 1, 10 और 14 ये सब इग्नोर करना है, और इसकी जगह वो 100 ये 14 नहीं आएगा, यहाँ 145 आना चाहिए, 145 करना प्लीज आप उसको, इट शुड बी 145, बट वो ये सब नहीं आएगा। इसकी जगह सिर्फ कितना हो जाएगा वो, दैट शुड बी 30 lakhs। ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मॉड्यूल में से भी चेक करना है, इसी के मॉड्यूल में से। तो इन सब की जगह हमें कितना माइनस करना होगा, सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड 30, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सिर्फ 30 है, बाकी अपॉर्चमेंट ऑफ जनरल ओवरहेड्स है। ठीक है, यहां तक भी बात समझ में आ गई। तो अब हम इसको करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो व्हाट यू विल डू इज सेल्स में से मटेरियल कंजम्पशन पूरा माइनस, फिर वेजेस जो माइनस करोगे वो पहले साल का 60, दूसरे साल का 65। अब आप ऐसे ही बनाना इसको, हॉरिजॉन्टली लिखो ईयर्स को, और फिर सेल्स माइनस ऐसे बनाओ, पूरा पर्टिकुलर सेल्स ऐसे बनाओ, है ना। तो सेल्स लिखोगे, उसमें से मटेरियल कंजम्पशन पूरा माइनस, और वेजेस जब माइनस करोगे तो 60, 65, 85 और 100 यही माइनस करना है। फिर जब आप अदर एक्सपेंसेस लिखोगे एज इट इज पूरा माइनस। उसके बाद जब फैक्ट्री ओवरहेड लिखोगे तो ये मत लिखो, इनकी जगह सिर्फ 30 लिखना है आपको फैक्ट्री ओवरहेड में। और ये क्वेश्चन में 145 गिवन है, ध्यान रखना।
ये 145 होना चाहिए आपके पास। फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ लास्ट 4th ईयर इट शुड बी 145। 14 गिवन है, उसको 145 करना। तो फैक्ट्री ओवरहेड आप 30 माइनस करोगे। फिर उसके बाद ये डेप्रिसिएशन भी जो है एज पर इनकम टैक्स रूल एज इट इज माइनस करना है, बाद में ऐड भी करना है, मगर इसको अभी आप माइनस कर दोगे। यहां तक समझ में आया? फिर और क्या माइनस करेंगे सर? तो अब हम इसके बाद माइनस करने वाले वो 10 लाख का रेंट जो आपको हर साल मिलने वाला था, वो नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी माइनस कर दोगे आप 10-10 लाख का हर बार 4 साल में से। और एक इंपॉर्टेंट जो हमारा 50 लाख रुपए बच गया, जो हर साल खर्चा होता था ना ऊपर, वो वापस से हमें ऐड बैक भी करना है। तो 10 लाख लेस भी करने हैं हर साल और 50 लाख हर साल ऐड भी करने हैं। जब ये सब करोगे तो जो भी आया वो आपका NPBT हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन लेस कर चुके हो आप। फिर उसमें से आप क्या करोगे? टैक्स माइनस कर देना 50% वाला, तो वो NPAT आएगा। फिर उसमें वापस एड बैक डेप्रिसिएशन कर देना, तो आपका वो CI बन जाएगा। फिर उसको आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। बट जब लास्ट ईयर वाला CI लोगे, लास्ट ईयर वाला CI लेंगे हम ये सब करने के बाद, तो उसमें 2 चीजें ऐड करनी है। एक तो वर्किंग कैपिटल का 55 पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, और दूसरा चीज आप ऐड करोगे उसमें, दैट इज योर स्क्रैप वगैरह कुछ था क्या क्वेश्चन में? हाँ, एट द एंड ऑफ द 4th ईयर मशीन कैन बी सोल्ड फॉर 5 लाख का स्क्रैप और दे रखा है, तो 5 लाख भी ऐड कर देना। और फिर आपका PV ऑफ CI भी आ जाएगा। फिर वो PV ऑफ CI में से PV ऑफ CO माइनस करोगे, मगर यहां पर भी स्क्रैप 5 लाख गिवन है और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स ये रहा। तो आई बिलीव आप अपनी कॉस्ट 200 लाख में से ये सब माइनस कर दोगे तो बुक वैल्यू आ जाएगा, और स्क्रैप भी गिवन है, तो बुक वैल्यू भी आ गया, स्क्रैप भी गिवन है। तो आप वापस से कैपिटल गेन या लॉस भी निकाल सकते हो, और उसका भी टैक्स इंप्लीकेशन का PV से मल्टीप्लाई करके जो हमारे लिए होगा। अगर कैपिटल गेन होता है तो हमारे लिए आउटफ्लो में जाएगा, कैपिटल लॉस होता है तो हमारे लिए इनफ्लो में आएगा। ये मैं पहले भी समझा चुका हूं, बट ये हमारे कोर्स में ज्यादा है नहीं अभी। बट अगर आपके मॉड्यूल में दे रखा होगा तो उसको करना, नहीं दे रखा होगा तो वेल एंड गुड, ठीक है ना। बट अब मैं ये चेक करवाता हूं आपको इसका PV ऑफ CI। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो लेट अस चेक दिस नाउ, PV ऑफ CI इफ यू कैन सी। देखो सबसे पहले मैं इसको यहीं रखता हूं, ठीक है। PV ऑफ CI सबसे पहले सेल्स लिया उसने सबका। सेल्स में उसने जो सेविंग्स एंड डिस्पोजल कॉस्ट था, मैंने बोला बाद में ऐड करो, इसने पहले ही ऐड कर दिया। फिर टोटल इनकम आया, मटेरियल का कॉस्ट पूरा लिया एज इट इज, कोई उसमें चेंज नहीं है। बट जब वेजेस लिया तो देखो 60 लिया और 65 लिया, बाकी 85 और 100 तो मैंने भी आपको बताया था। फिर उसमें अदर एक्सपेंसेस पूरा लिया, और फैक्ट्री ओवरहेड में सिर्फ इंश्योरेंस का लिया, क्योंकि बाकी तो जनरल ओवरहेड से वो नहीं आते हैं। फिर डेप्रिसिएशन लेस करा और रेंट कॉस्ट लेस करा, जो मैंने समझाया। ओ यस, आई फॉरगॉट वन थिंग, सो सॉरी, माय मिस्टेक। मैं सोच ही रहा था कि मैं कुछ बोल रहा हूं। एक इंटरेस्ट कॉस्ट भी आएगा, वो मैंने बोला था ना इंटरेस्ट हम बाद में लेने वाले हैं। तो अब इंटरेस्ट कैसे आएगा समझो, इसको भी बहुत सिंपल है इंटरेस्ट निकालना भी। कैसे निकालेंगे? पहले साल का 200 लाख का ही, तो 200 लाख का कितना परसेंट बताया क्वेश्चन में? 16%। तो 200 लाख का 16% ले लोगे पहले साल में, तो ठीक है ना, इट शुड बी 32। फिर दूसरे साल में 50 लाख का आपने प्रिंसिपल पे कर दिया, तो 150 का लेंगे। फिर तीसरे साल के लिए 100 का लेंगे, और 4th ईयर के लिए 50 का लेंगे। दैट इज हाउ यू आर गेटिंग योर इंटरेस्ट। ये मैं थोड़ा सा भूल गया था, ठीक है ना। तो 32, 24, 16 और 8, ये इंटरेस्ट भी लेस करोगे तो ये NPBT बन गया। टैक्स माइनस करा, NPAT आया, डेप्रिसिएशन ऐड करा, CI आ गया। और लास्ट वाले CI जब आप ले रहे हो, लास्ट वाला, तो देखो उसने सैल्वेज 5 का और रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल 55 का ऐड करके ये टोटल आपका CI बनाया, डिस्काउंटेड फैक्टर से मल्टीप्लाई करा, PV ऑफ CI आ गया। तो टोटल PV ऑफ CI 328.368 आया, और 323 पॉइंट समथिंग वो था। तो हमने इसके बाद इस क्वेश्चन में देखो इसने कैपिटल गेन या लॉस भी निकाल के बताया आपको। कॉस्ट थी 200, डेप्रिसिएशन फॉर 4 ईयर, WDV आया, सैल्वेज 5 का दे रखा था, तो कैपिटल लॉस हो गया आपको 58 का। कैपिटल लॉस हुआ तो वो इनफ्लो में आना चाहिए। तो टैक्स सेविंग्स होगी उसकी 50 लाख, 58 की 50 इतने हो गई, और फिर इसका हम निकालेंगे तो 29 को लास्ट ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा कैश इनफ्लो ऑफ ईयर 4 में। फिर NPV निकालने के लिए PV ऑफ CI में दिस प्लस दिस माइनस जो हमारा PV ऑफ C होता, तो हमारे पास 21.706 आ गया। अब क्या लेना है? डिसीजन अगर पॉजिटिव, NPV पॉजिटिव आ रहा है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट को।
अब दो नोट भी बता दिए कि एलोकेटेड फैक्ट्री ओवरहेड हैव बीन इग्नोर्ड एज दे आर जनरल इन नेचर, नॉट स्पेसिफिक, नॉट कंसीडर्ड, ठीक है। और टैक्स ऑन कैपिटल गेन लॉसेस कंसीडर्ड। अगर आईसीआई ने इसको इग्नोर करा तो आप भी इग्नोर कर डालो यार, बट मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ समझाया। बोलो समझ में आ गया? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 13। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है।